अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और टॉपिक क्या है? हमने आज ये सीखना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन का फर्क कैसे पता चलेगा। एक चीज तो ये सीखना है। नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है। और फिर हम लोगों के पास अगर टाइम बच गया आज तो हम लोग इसके रूल्स भी लिखेंगे कि डेबिट के क्या रूल्स हैं और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग में, वो भी हम लोग लिखेंगे अगर हमारे पास टाइम बच गया तो। ठीक है, लेकिन सबसे अहम जो चीजें हैं आज समझने वाली वो यही है कि पहले नंबर पे हम देखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का फर्क क्या है। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब कैसे पता चलेगा। आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये कैश है यानी कि ये नकद लेन देन हुआ है या क्रेडिट है यानी कि उधार लेन देन हुआ है। ठीक है, ये पता करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान है कि ट्रांजैक्शन पढ़ो पता लग जाएगा फौरन कि ये नकद हुआ है या पैसे अगर दे दिए तो नकद, अगर नहीं दिए तो उधार है। सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। मैं अभी आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे भी और फिर हम लोग उसमें से जज करने की कोशिश भी करेंगे कि कौन सी कैश है और कौन सी क्रेडिट। ठीक है, तो आज हम लोग बुक्स में से भी कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, यानी कि नोट्स से आज हम लोग बुक्स में थोड़ा सा काम शिफ्ट करेंगे अपना। तो पहले नंबर पे देखें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पता चलेगा, या हम लोग ऊपर टॉपिक लिख देते हैं नकद और उधार लेन देन की निशानियां। ठीक है, नकद और उधार लेन देन की निशानियां क्या क्या है, कैसे कैश क्रेडिट का पता चलेगा। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसकी निशानियां हम यहां पर लिखेंगे, और कैश ट्रांजैक्शन इसकी निशानियां हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलेगा? हम लोग नंबर 1 पहली निशानी, अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट का लफ्ज आ, यानी कि ट्रांजैक्शन में लफ्ज कौन सा आ गया, ऑन क्रेडिट का लफ्ज आ, तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं या जो कुछ भी हम बेच रहे हैं या जो कुछ भी लेन देन हो रहा है वो क्या हो रहा है जी, उधार। मसलन मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल लिख लेते हैं। मसलन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000 टू अली। ठीक है, अब इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा ये है, अली को 5,000 रुपए की अशिया उधार फरोख्त की। इस ट्रांजैक्शन में लफ्ज क्या आ रहा है, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। ले लो बात। तो जिस ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट का लफ्ज आएगा इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी हो रहा है, चीज को हम चाहे बेच रहे हैं चाहे हम लोग वो खरीद रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो उधार बेच रहे हैं और अगर खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं। इसके पैसे बाद में दिए जाए या पैसे बाद में लिए जाए। दूसरी निशानी नंबर 2 जी, अभी हम सिर्फ क्रेडिट की निशानियां लिख रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की निशानियां लिख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलता है कि ये कैश है या क्रेडिट है। दूसरी निशानी, अगर ऑन क्रेडिट की जगह पे लफ्ज आ जाए ऑन अकाउंट, क्या लफ्ज आ जाए, ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट एक ही चीज है। ठीक है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का सेम मतलब है, कोई फर्क नहीं है। मसलन इसकी भी मिसाल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज्ड
फॉर ₹10,000 ऑन अकाउंट। तर्जमा कोई बताएगा इसका मुझे? इसका तर्जमा क्या करता है? फर्नीचर खरीदा है 10,000 का ऑन अकाउंट उधार। क्लियर होगी बात? तो 10,000 रुपए का उधार फर्नीचर खरीदा। आप लोगों के लिए पेपर में बड़ी आसानी है। पेपर में आसानी इसलिए है कि जहां पर ये इंग्लिश वाली चीज लिखी होगी, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन लिखी होगी, नीचे उसका तर्जमा भी लिखा होगा। तो जब तर्जमा लिखा होगा तो आपको उसके तर्जमे ऑन अकाउंट का तर्जमा उधर क्या होगा तो आपको पता लगेगा ये उधार वाली ट्रांजैक्शन। मसला किस में आएगा? तीसरी निशानी में। ठीक है, क्योंकि इस ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये जो चीज हम लोग बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, इसका भी जब साथ तर्जमा लिखा होगा तो उसमें यही लिखा होगा कि 5,000 रुपए की उधार अशिया खरीदी। इसका जब वहां पर तर्जमा लिखा होगा तो लिखा होगा 10,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये उधार है जो कुछ भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने गुड्स बेची थी 5,000 रुपए और यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए। ये उधार बेची है और ये उधार खरीदा है। तीसरी निशानी क्या है? अगर किसी ट्रांजैक्शन में उस सेलर या बायर का नाम आ जाए, किसका? सेलर या बायर। सेलर किसे कहते हैं? बेचने वाला, और बायर का मतलब बेचने वाला। ठीक है, अगर जो बंदा बेच रहा है चीज, अगर उसका नाम आ जाए या जो खरीद रहा है उसका नाम आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इसकी हम लोग निशानियां भी लिखेंगे और साथ हम लोग इसकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे और इसकी हम लोग 3, 4, 5 एग्जांपल्स लिखेंगे जितनी हमसे हो सके, ताकि ये वाले पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें कोई अभाव ना रहे। निशानी क्या है? नेम ऑफ सेलर और बायर। अगर सेलर बेचने वाला या बायर खरीदने वाला, अगर उन दोनों पार्टियों में से किसी का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसका मतलब है कि ये जो भी चीज बेची जा रही है या जो भी चीज खरीदी जा रही है, ये उधार खरीदी या बेची जा रही है। मसला ये जो हम मिसालें लिखेंगे इसमें आपको चीज ज्यादा क्लियर होगी। मसला फॉर एग्जाम्पल, गुड्स sold to असलम ₹2,000। तर्जमा क्या है? असलम को 2,000 रुपए की अशिया बेची। इसमें कहीं लिखा है उधार बेची? इसमें कुछ लिखा उधार का? ऑन क्रेडिट का लफ्ज आया इसमें? नहीं आया। ऑन अकाउंट का लफ्ज आया? नहीं आया। अगर ऑन क्रेडिट लिखा होता तो उसका तर्जमा ही बनना था उधार, ऑन अकाउंट लिखा होता तो उसका भी मतलब यही बनना था उधार। अब तो उधार का जिक्र ही नहीं है इधर, अब तो उधार का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, उधार का लफ्ज तो है ही नहीं। अब जब इसका तर्जमा आप लोग देखेंगे पेपर में तो इसका तर्जमा क्या लिखा होगा? 2,000 रुपए की अशिया बेची। किसको? असलम को 2,000 रुपए की अशिया बेची। अब इस तर्जमे को पढ़ के आपको कुछ पता चला कि नकद बेची या उधार बेची? पता ही नहीं चल रहा। तो अब इसको आप क्या समझेंगे कि ये कैसे बेची है, उधार या नकद? अगर आप देखें जिसको चीजें बेची जा रही है उनका नाम आ गया। अब अगर नाम लिखा हुआ है तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये जो चीजें बेची जा रही हैं ये उधार बेची। क्लियर होगी बात? लफ्ज ऑन अकाउंट तो नहीं आया, ऑन क्रेडिट भी नहीं आया, सिर्फ हमें कैसे पता चला कि ये चीजें उधार की है? उसका नाम बोलिए। एक और एग्जांपल लिखिए, एक और मिसाल लिखिए, एक और ट्रांजैक्शन लिखिए। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग खरीदी है फ्रॉम लाहौर बिल्डर्स, ₹1 लाख।
लो जी। अब जब आपके सामने ये ट्रांजैक्शन आएगी पेपर में, अब इसका तर्जुमा क्या लिखा होगा? लाहौर बिल्डर्स कोई कंपनी है, लाहौर बिल्डर्स कोई कंपनी है। हमने क्या किया? बिल्डिंग परचेज, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने खरीदी है। किससे खरीदी है? फ्रॉम लाहौर बिल्डर्स, कोई कंपनी है लाहौर बिल्डर्स, उससे हमने खरीदी है। कितने की? 1 लाख रुपए। और तर्जुमा क्या लिखा हो? लाहौर बिल्डर्स से 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब इस ट्रांजैक्शन में कोई बताया उसने कि ये नकद खरीदी या उधार खरीदी? बताया उसने? है ही नहीं, कोई तर्जुमा है। अब इसका, अब आप लोग क्या समझेंगे कि ये जो बिल्डिंग खरीदी है हमने, ये नकद खरीदी है कि उधार खरीदी? बताइए। उधार खरीदी। कैसे पता चला? जिससे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं उस शख्स का नाम मौजूद है। अब आप कुछ लोग सोच रहे हैं ये लाहौर बिल्डर शख्स थोड़ी है, ये तो कंपनी है। लाहौर बिल्डर तो कंपनी है, लेकिन एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया, शख्स का जो लफ्ज़ है ना, शख्स का मतलब कोई कंपनी भी हो सकता है, शख्स का मतलब कोई कारोबार हो सकता है, शख्स का मतलब हम लोग भी हो सकते हैं, इंसान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? बिल्डिंग परचेज फ्रॉम लाहौर बिल्डर। लाहौर बिल्डर एक शख्स है। अब जिससे भी हम चीज खरीदे हैं उसका नाम आ जाए, चाहे उसके मालिक का नाम आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, ये बिल्डिंग हमने खरीदी है, ये कैसे खरीदी है? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे, कि जनाब ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई हम लोगों को पढ़ के ये सर खपाने की जरूरत क्यों है कि भाई ये नकद है या उधार है? नकद खरीदिए उधार खरीदिए, इससे क्या लेना देना? खरीद तो लिया ना। लेकिन मैंने आपको कल वाले लेक्चर में क्या बताया कि अगर आपने कोई चीज़ उधार खरीदी है और उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है अपनी रजिस्टर में, अकाउंट्स की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, खरीदी नकद है और रिकॉर्ड कैसे कर लिया? उधार। तो या कोई चीज़ उधार खरीदी है तो उसको आपने रिकॉर्ड कैसे कर लिया कि नकद? तो ये सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर उधार खरीदी है और हमने उसको लिख दिया नकद, तो अब हम लोग बिल्कुल इजी होके बैठ जाएंगे कि हमने किसी के पैसे नहीं देने, हालांकि हमने खरीदी उधार है 1 लाख रुपए, तो हमने लिखा क्या कि नकद खरीदी, तो मसला होगा कि नहीं होगा? वो जितने दिन का हमने उसके साथ वादा किया है, फर्ज करो 6 माह का वादा किया है कि 6 माह बाद हम आपको पैसे देंगे बिल्डिंग, 6 माह बाद हम लोग 6 महीने रिलैक्स, तो भी हमने बिल्डिंग खरीदी है, नकद खरीदी, बुक्स में तो यही लिखा हमने कि हमने नकद खरीदी है। 6 माह बाद क्या होगा? तो पैसे लेने नहीं आ जाएगा, वो तो पैसे लेने आ जाएगा, वो आगे कहेगा हाँ भाई लाओ मेरे पैसे दो 1 लाख, तो हमने तो कटे ही नहीं किए, हमने तो पैसे जमा ही नहीं किए, अब क्या करेंगे? हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और जो हमने हमारा एक कर्जा था, हमने वो कर्जा अपना नोट ही नहीं किया, जब तक कर्जा नोट नहीं होगा तो हम लोग उसकी पेमेंट के लिए कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है समझ? अच्छा, फर्ज करो हमने नकद खरीद लिया और हमने उसको नोट कर लिया उधार की तरह, अब क्या होगा? अब हमारे कर्जों की लिस्ट जो है वो क्या बता रही होगी कि 1 लाख रुपए का कर्जा आपके ऊपर है, हालांकि कर्जा है, हालांकि कर्जा नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कर्जा है नहीं लेकिन कर्जों वाली लिस्ट में लिखा हुआ है कि भाई कर्जा है आपका। ठीक है, तो हमने ये ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें पता चलना चाहिए कि ये जो चीज़ हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ये नकद है या उधार है। क्लियर होगी बात? एक और मिसाल आपके सामने देखते हैं, मिसालें मेरे ख्याल इसकी काफ़ी होगी है, बाकी मिसालें हम लोग पढ़ लें, बुक से रीडिंग करेंगे और जुबानी आप लोग मुझे बताएंगे कि ये उधार है या नकद है। एक और चीज़ बस इसकी 3 ही, इसकी 3 ही निशानी। अब हमें कैश ट्रांजैक्शन को थोड़ा इधर ले आते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, इसकी क्या निशानी है? इसकी क्या निशानियां बनेगी? पहली निशानी नंबर 1, अगर लफ्ज कैश मौजूद है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में लफ्ज कैश मौजूद है तो इसका मतलब है, ये तो सीधी सीधी बात है, बिल्कुल समझ आ गई है। तो जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो नकद खरीद रहे हैं या नकद बेच रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे गुड्स परचेज और ₹2000
रुपीज इधर आना चाहिए जहाँ पे रकम ₹2000 ऑन कैश। तो तर्जुमा क्या बनेगा इसका? नीचे तर्जुमा भी तो लिखा हुआ है पेपर में, क्या तर्जुमा बनेगा? 2000 रुपए की नकद अशिया खरीदी, क्योंकि कैश का तर्जुमा क्या होगा? नकद। तो तर्जुमे से फौरन पता लग गया कि ये तो नकद, तर्जुमा ना भी होकर कैश का लफ्ज आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नकद। अच्छा, नंबर 2, दूसरी निशान, अगर नाम मौजूद हो, अब जरा ध्यान करना है, नेम ऑफ सेलर और बायर, ये तो वही नहीं होगी, उधार वाली भी और नकद वाली सेम नहीं होगी, लेकिन एक और चीज साथ लिखेंगे, अपनी बात खत्म नहीं हुई, विद वर्ड कैश, यानी कि तर्जुमा क्या बना? नेम ऑफ सेलर और बायर, सेलर या बायर का नेम भी है, लेकिन नाम के साथ साथ कैश का लफ्ज भी है। अब देखिए दो चीजें आ गई, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें आ गई। इधर मेरी तरफ देखिए, नोट करें, इधर एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीजें आ गई। हमने कहा था कि अगर नेम आ गया, नेम ऑफ सेलर और बायर, अगर नाम आ गया तो वो ट्रांजैक्शन क्या है? और हमने लिखा था कि अगर लफ्ज कैश आ गया तो वो कौन सी होगी? कैश ट्रांजैक्शन। अब दोनों ही अगर आ गए तो फिर अब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में लिखूंगा जिसमें नाम भी होगा और उसमें लफ्ज कैश भी होगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें नाम भी है और कैश भी है, तो फिर आप क्या करोगे? उसको कैश ट्रांजैक्शन ही समझ के लिखेंगे। तो आगे बात है, ये मैं इसको इधर बताना चाहता हूँ। मसलन मिसाल नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। मसलन लैंड परचेज फ्रॉम अहमद, लैंड परचेज फ्रॉम अहमद ₹5 lakh ऑन कैश। तर्जुमा क्या हो गया इसका? लैंड जमीन। अच्छा, हमारे जब हमने कल एक डेफिनेशन लिखी थी एसेट्स, एसेट्स मैंने डेफिनेशन लिखी थी, वो आपसे मैंने जो टेस्ट लिया था, उसमें जब मिसालें देते हैं नीचे एसेट्स की, तो मिसालों में लैंड हमारा एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ये सारी चीजें इस्तेमाल के लिए होती है ना। अच्छा, वहां पर किसी ने लिख दिया अर्थ, अर्थ, अर्थ समझियो, EARTH, अर्थ। अर्थ वैसे किसको कहते हैं? जमीन। अर्थ का मतलब भी जमीन है, लैंड का मतलब भी जमीन है, लेकिन भाई अर्थ का मतलब है पूरी जमीन, पूरी दुनिया सारी गोल, ठीक है। तो अर्थ हम लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है। अर्थ में हम लोग इसका मतलब जंगल, पहाड़, दरिया, समुद्र, सारा कुछ हमने खरीद लिया, ऐसा हो सकता है? पूरी जमीन तो हमने नहीं खरीदी। तो लैंड मतलब ये हमारी सारी जमीन है। हम लोग जब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो लैंड वाला लिखना होता है जमीन, वहाँ पर अर्थ वाला नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलो, लैंड परचेज फ्रॉम अहमद, आगे नाम कितने की? 5 लाख की। अहमद से 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी, ऑन कैश, नकद। अब अगर तो बात यहीं पे खत्म हो जाती, अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती, अहमद 5 लाख की जमीन खरीदी है, तो नाम आ गया, तो हम इसको क्या समझते कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? लेकिन साथ लोगों क्या आ गया? कैश। ये कैश का मतलब हमें बता रहा है कि अब इसको हम लोग उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, अब ये कौन सी होगी है? तीसरी और आखिरी निशान, आखिरी निशान, if there is no word like on account, on credit, name of seller or buyer, name of
सेलर और बायर, अगर इन जैसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी ट्रांजैक्शन, कैसी ट्रांजैक्शन कि ना उसमें ऑन अकाउंट का लफ्ज है, ना उसमें ऑन क्रेडिट का लफ्ज है, ना उसमें कोई नेम है सेलर और बायर का। अच्छा, मजे की चीज ये है कि उसमें कैश भी नहीं लिखा हो, ऑन कैश, ये चारों के चारों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसी ट्रांजैक्शन है? कुछ भी नहीं है उसमें, ना ऑन अकाउंट का लफ्ज है, ना ऑन क्रेडिट, ना ऑन कैश, ना नेम ऑफ सेलर पर, कुछ भी नहीं है, खाली ये लिखा हुआ है, खाली मिसाल लिख रहा हूं उसमें sold for ₹1000। छोटी सी ट्रांजैक्शन, क्या लिखा है, तर्जुमा क्या है? सोल्ड फॉर ₹1000, 1000 की चीजें बेची, बस 1000 की चीजें बेची। पता चल रहा है कि उधार है कि नकद, यही पता नहीं। इसमें हम लोग अब ये वाली निशानियां हम चेक करें, अगर ये क्रेडिट वाली निशानियां इसमें नहीं तो फिर ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर ये कौन सी है? अगर क्रेडिट वाली नहीं है तो फिर क्या है? तो ये कैश ट्रांजैक्शन, सीधी सी बात। ये जनरल रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि हम लोग पंजाबी में एक मिसाल देते होते हैं कि मझ या तो कट्टी देगी या कट्टा देगी। अब मझ जो है वो जनाब सुन पड़ी है, अब वो आप अपने दोस्त से पूछते हाँ भाई कट्टी दी थी क्या कट्टा, तो वो आपको कहे कि यार कट्टा तो नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये कट्टी है। अगर वो आपके कहे कि कट्टा नहीं है तो क्या मतलब है कि फिर वो कट्टी है। तो ट्रांजैक्शन में भी यही रूल है कि भाई अगर ये हम देखेंगे, अगर इसमें ऑन क्रेडिट नहीं है, ऑन अकाउंट नहीं है, नेम ऑफ सेलर बायर नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट तो नहीं है। अगर ये क्रेडिट उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर ये कौन सी है? फिर ये नकद ट्रांजैक्शन। समझ आ गई? हालांकि इसमें कैश का लफ्ज नहीं है, ऑन कैश भी नहीं है, नेम के साथ कैश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो होगी वो कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी? कैश ट्रांजैक्शन। जो क्रेडिट नहीं है तो वो फिर कौन सी है? कैश ट्रांजैक्शन। कौन सी? इसका हमने ये लिखा है if there is no word like, अगर इस तरह का like का मतलब पसंद वाला नहीं है, like ये जो मतलब मैंने लिखा ना like, इसका मतलब पसंद नहीं है। यहाँ पर इस like का तर्जुमा है इस तरह का, like this, इस तरह का, like that, उस तरह का, ये वो उसका तर्जुमा है। there is no word like, अगर इनमें से कोई भी लफ्ज नहीं है, इसका तर्जुमा क्या है? if there is no word like that, अगर इनमें से इस तरह, मतलब इस तरह का कोई लफ्ज अगर ट्रांजैक्शन भी नहीं है, ऑन क्रेडिट भी नहीं है, और अकाउंट भी नहीं है, नेम ऑफ सेलर बायर भी नहीं है, और कैश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तर्जुमा लिख लो इसका, लिख लो। अगर इस तरह का कोई भी लफ्ज नहीं है, इस तरह का, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, नेम ऑफ सेलर बायर, ऑन कैश, या आप लिख लो मंदरजा झैल में से अगर कोई भी लफ्ज, मंदरजा झैल में से कोई भी लफ्ज अगर ट्रांजैक्शन में नहीं है तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर होगी बात? अच्छा, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हमारे आज रहेंगे, लेकिन मैं हम पे टाइम बिल्कुल या तो पूरा हो चुका है, बिल्कुल या थोड़ा सा, मैं उस कॉन्सेप्ट को ज़ाया नहीं करना चाहता। कल आप लोगों में से सिर्फ वो बंदा छुट्टी करे कल जो फौत हो जाए, जो मर जाए, जो वो उसकी तो मजबूरी है तो वो कॉलेज नहीं आ सकता, लेकिन जो बंदा बिल्कुल लाठियों में भी अगर पहुंच सकता है तो कल आपने इधर पहुंचना। समझ आ गई बात? क्योंकि कल मैंने बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो सफ़ेद बालों वाले बाबे भी भूल जाते हैं, वो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो रूल मैंने कल रखा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम है। ठीक है, आज से उन्होंने सारे ही अब आपके दो लेक्चर शुरू हो गए जिसमें एक छुट्टी आपको बहुत पीछे ले गई, इसलिए यहाँ से आगे जितने भी लेक्चर होंगे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना अगर अकाउंटिंग समझ नहीं है, अदरवाइज 5 चैप्टर आपके बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेंगे।
बेसिक कॉन्सेप्ट अगले ना समझे। 5 चैप्टर आपके पहले नहीं पढ़ेंगे। जब 5 नहीं पढ़ेंगे तो बाकी 5-6 जो रहेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।